हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स का सीरीज हम लोग कर रहे थे जिसके अंदर हमने क्लास 9 का 10 का और 12 का पूरा कंप्लीट कर लिया है और क्लास 11 का स्टार्टिंग का 3 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 4 करेंगे क्लास 11 के बुक से। ठीक, तो उससे पहले एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हुए चलते हैं जिससे कि जो पुराना वाला चीज़ है वो भी याद होते रहे। तो देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक। चैप्टर 1 के अंदर हमने ये देखा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया का क्या कंडीशन था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था। ठीक, और वैसा रीजन क्यों था, क्यों ऐसा हुआ, एक ब्रिटिश के आने के पहले एग्रीकल्चर सिचुएशन हमारे कंट्री में कैसा था और ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसके कारण कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन एग्रीकल्चर का सिचुएशन कैसा था। फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखा था, फिर हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा था कि ब्रिटिश के आने के पहले कैसा था और ब्रिटिश के जाने के टाइम कैसा था। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन में देखा था। ठीक, फिर चैप्टर 2 में हमने देखा था क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1990 तक जो हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल था वो क्या था। ठीक है, हमारा जो 5 ईयर प्लानिंग था उसका गोल्स क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिया था, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिया था, क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया था। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी हमारा क्या क्या था वो हमने देखा था। फिर चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 के अंदर हमने क्या देखा था कि 1990 के टाइम में क्या होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि हमारा इकोनॉमी जो होता है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन उससे बचाने के लिए क्या होता है कि हम लोग फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास अप्लाई करते हैं फाइनेंशियल एड के लिए या लोन के लिए बोल सकते हैं। फिर वो लोग कुछ हेल्प करते हैं लेकिन साथ में ये भी देते हैं कि भैया हम आपको हेल्प करेंगे लेकिन आपको कुछ कुछ अपने इकोनॉमिक मॉडल के अंदर चेंजेस आना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके सजेशन को मानते हुए अपने इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाया जिसको हम लोग करते हैं क्या, एलपीजी। ठीक है, तो हमने देखा था क्या लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है सारे सेक्टर्स के ऊपर, गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शंस है इकोनॉमी के अंदर उस रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा ईज करना। ठीक है, रिमूव करना थोड़ा सा। ठीक, प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है उसको थोड़ा प्राइवेटाइज करना कि मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप कंट्रोल करो लेकिन जो नॉन एसेंशियल चीज है उसको आप प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि आप जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन ग्लोबल एमएनसीज वगैरह होता है उसको अलाउ करो, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ फाइनेंस, ये सब था हमने देखा था। ठीक है, और फिर उसका असेसमेंट हमने देखा था कि अलग अलग सेक्टर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा था हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स का। ठीक, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट था। तो आज चैप्टर 4 हम लोग करेंगे पॉवर्टी का। तो अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, वरना टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। कोशिश करता हूँ कि सब कुछ इजी सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ, बट फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है, नेचुरल सा बात है। ठीक है, तो आप पूछ लेना वहाँ जाके। तो आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, पॉवर्टी। तो देखो, पॉवर्टी समझने से पहले क्या होता है ना, हमें दो चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं पुअर, ठीक, तो सबसे पहले तो क्या होता है, पुअर कौन होता है, हम लोग पुअर कहेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, अगर टेक्निकलिटीज में जाया जाए तो पॉवर्टी या फिर पुअर जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, मैं क्या, रिलेटिव पॉवर्टी। होता क्या, देखो, पॉवर्टी अगर देखा जाए, पुअर पीपल को हम लोग दो टाइप का होता है पॉवर्टी। ठीक ना, पॉवर्टी में दो टाइप का होता है, एक होता है मेरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक, तो इस पे पहले फोकस करते हैं लोग। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर इंसान का जो बेसिक नीड होता है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लिव अ लाइफ, ठीक ना, जैसे एग्जांपल फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, शेल्टर हो गया, ये सब चीज। तो जो लाइफ का जो बेसिक नीड होता है, जो मिनिमम नीड होता है ना, वो भी यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी या क्रोनिक पॉवर्टी। ठीक ना, बहुत ही मतलब पॉवर्टी के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक नीड इन लोगों का पूरा नहीं हो पाता है, अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। ठीक ना, अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ देयर लाइफ। ठीक, तो अगर कोई इंसान अपना मतलब बेसिक जरूरत पूरा करने में असफल है, ठीक ना, फेल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब पूरा तरीके से पुअर कहलाएगा। ठीक है,
क्लियर। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या मान के चलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए, क्या कि हेड काउंट रेशियो होता है। मतलब क्या कि गवर्नमेंट, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो कमिटी बनाया, ठीक ना, उस कमिटी ने ये बोला कि 30 रुपीज कोई इंसान अर्न कर रहा है, तो मतलब क्या कि अगर वो अपना सभी जरूरत पूरा कर सकता है, मतलब एक इंसान को अपना डेली नीड पूरा करने के लिए 30 रुपीज सफिशियंट है, ठीक है। तो मतलब क्या कि तो पॉवर्टी लाइन क्या हो गया, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया क्या 30 रुपीज पॉवर्टी लाइन। अब इस मतलब क्या है इसका कि अगर मान लो कोई इंसान अगर 30 से भी कम मतलब अर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो पुअर कहलाएगा, ठीक। तो जब भी हम पुअर का बात करते हैं या फिर बोलते हैं कि इंडिया में 27% लोग पुअर है, 24% लोग पुअर है, तो हम लोग बात करते हैं क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ठीक है। हम लोग इसका बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ठीक। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है बात है, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि रिलेट में, मतलब कंपेरेटिवली, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मान लो कोई एक गांव, मान लो एक विलेज है, ठीक ना, एक ये मान लो झोपड़ी है, ठीक। आ, मान लो ये इसका जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया 30 रुपीज, ठीक है। तो ये मान लो कि ये 35 अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में या फिर पॉवर्टी में नहीं आएगा, ये पुअर नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसी गांव के अंदर कोई ऐसा इंसान, इसका घर पक्के का बना हुआ है, ठीक ना, कोई मतलब ठीक ठाक घर है, सीमेंटेड घर है, और उसका इनकम है 50 रुपीज, ठीक है। तो मतलब क्या, तो ये पर्सन तो इसके कंपेयर में पुअर है, ठीक ना। तो ये पुअर कहलाएगा, मतलब क्या, लेकिन ये एब्सोल्यूट पुअर पुअर नहीं होगा, ये रिलेटिव पुअर है। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, हम लोग कंपेरेटिवली देखते हैं कि किसके कंपेयर में कौन। अब ऐसे 50 रुपीज वाला है, तो मान लो कोई यहाँ पे इंसान है जो 100 रुपीज कमा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा ज्यादा पुअर होगा हमारा, ठीक है, इसके कंपेयर में। हम्म। तो ये ज्यादा पुअर होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। फिर मान लो कि कोई 1000 कमाता है, तो उसके कंपेयर में क्या, ये पुअर कहलाएगा, ठीक। तो मतलब क्या होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर हम लोग कंपेयर कंपेयर करके देखते हैं सिचुएशन को, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, अब हम बोलेंगे क्या सचिन तेंदुलकर पुअर है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, पागल हो रहे हैं क्या। लेकिन जब उसका कंपेयर करेंगे मुकेश अंबानी के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सचिन तेंदुलकर रिलेटिवली पुअर है अंबानी से। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव पॉवर्टी का। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी का, तो हम लोग फोकस करते हैं क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में जिक्र नहीं करते बिकॉज इसका कोई इंडिंग नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि सभी इंसान जो है उसको एक बेसिक से मिनिमम नीड या फिर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स वगैरह होता है ना, या फिर जो भी पॉवर्टी को समझने का हमारा तरीका होता है, या फिर जो भी स्कीम्स वगैरह होता है पॉवर्टी को रिमूव करने का, वो सब फोकस हमारा किसके ऊपर होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन एब्सोल्यूट पुअर है वो क्या है कि अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ना हेल्थ उसके पास होगा, ना एजुकेशन होगा, और सब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉवर्टी लाइन का, ठीक ना। अब कौन लोग पुअर है, अब जैसे एग्जांपल कौन लोग पुअर है वो कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा। तो अभी तक ये चीज तो क्लियर हो गया होगा ना कि हमारा जो रियल में क्या होता है, पुअर 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 कौन रहेगा नहीं रहेगा, वो टोटल डिपेंड करता है हमारा उस लाइन के ऊपर, ठीक है। जो मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट ने लास्ट वाले एग्जांपल में मैं बताया था ना कि गवर्नमेंट ने मान लो 30 रुपीज डिफाइन किया, ठीक है। कि उस ये 30 रुपीज क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट है जिसमें कि इंसान अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट या बेसिक नीड पूरा कर सकता है, ठीक है। तो तो ये जो 30 रुपीज का जो लाइन गवर्नमेंट ने बना दिया ना 30 रुपीज, ठीक है। तो ये एक टाइप से इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान अगर 30 से कम अर्न कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पुअर कहलाएगा, ठीक है। और कोई अगर 30 से ज्यादा अर्न कर रहा है तो वो कहलाएगा क्या, नॉन पुअर कहलाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ना कि ये भी इंसान अपना जरूरत पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है पॉवर्टी लाइन 30, इसीलिए तो गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स होगा, जो फोकस होगा, या फिर गवर्नमेंट के डेटा में जो भी लोग फोकस किया जाएगा स्कीम्स के अंदर, वो सारा वही लोग होगा, वो सभी वही लोग होगा जो कि बिलो 30 होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स किया पॉवर्टी लाइन 30 का, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर मान लिया जाए कोई एक अभी प्रेजेंट के टाइम में, ठीक है, सिचुएशन, पॉवर्टी लाइन का गेम क्या होता है समझ लो, ठीक है। तो कोई अगर पॉलिटिशियन आके ये बोल रहा है कि अभी का मान लो कि अभी के सिचुएशन में, ठीक है, अभी के सिचुएशन में क्या है, गवर्नमेंट ने मान लो फिक्स करके रखा है पॉवर्टी लाइन 40 रुपीज का, ठीक है।
मान लो ठीक है, एक कंट्री है, मान लो वहां पे 10 लोग रहते हैं, ठीक है, एक का इनकम कितना है, 10 रुपए है, एक का 20 रुपए, ठीक है, एक का 30 रुपए, एक का 40 रुपए है, ठीक है, ऐसे करते 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 आखिरी इंसान जिसका इनकम 100 रुपए, ठीक है। तो मान लेते हैं कंट्री है जहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, क्लियर, सबका इनकम एक 10 रुपए कमाता है, दूसरा पर्सन 20, ऐसे करके सब लोग ऐसे अर्न कर रहे हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट ने मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया पॉवर्टी लाइन 40 रुपीज। इसका मतलब क्या, जो लोग 40 से जिनका कम इनकम होगा, 40 या 40 से कम जिनका इनकम होगा, वो लोग पुअर कहलाएंगे। तो इस कंट्री के अंदर कितने लोग पुअर हो गए, 4 लोग पुअर हो गए, ठीक है, क्लियर। मतलब 40% लोग पुअर हो गए इस कंट्री के अंदर, ठीक। अब मान लो इलेक्शन का टाइम आया, ठीक ना, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोला कि हम पॉवर्टी कम करेंगे, हमको वोट दो, ठीक। अब वो जीत गया। तो पॉवर्टी कम कैसे करेगा सर, ये देखो, वो क्या करेगा, एक सिंपल तरीका है, ठीक है, क्या, वो क्या करेगा, जो पॉवर्टी लाइन पहले 40 रुपीज था ना, गवर्नमेंट ने किया था, उसको क्या करेगा, वो 30 रुपीज कर देगा। मान लो 20 रुपीज उसने कर दिया, ठीक ना, पहले पॉवर्टी लाइन 40 था, उसको उसने रिड्यूस करके क्या किया, 20 कर दिया, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इस कंट्री के अंदर कितने लोग पुअर होंगे, सिर्फ 2 लोग, ठीक है, मतलब 20% लोग ही पुअर कहलाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, कि उस पर्सन ने जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं पॉवर्टी कम कर दूंगा, उसने पॉवर्टी तो कम कर दिया, कैसे, उसने पॉवर्टी लाइन को ही कम कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर पॉवर्टी लाइन आप जितना कम रखोगे उतना कम पुअर शो करेगा, ठीक। तो ज्यादातर कंट्री के अंदर, इवन इंडिया के अंदर भी यही चीज होता है कि पॉवर्टी लाइन को बहुत ही मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि रूरल एरिया में वो 28 रुपीज है और अर्बन एरियाज के अंदर वो 30 रुपीज है, ठीक ना। तो मतलब उतना जान इतना कम रखा जाता है कि उसके नीचे बहुत ही कम लोगों और पॉवर्टी जो होता है वो कम दिखे, क्लियर। क्योंकि वो पॉवर्टी अगर लास्ट दिखेगा तो उसका बहुत सारा नुकसान होता है, ट्रेड पे होता है, फॉरेन एक्सचेंज पे होता है, फॉरेन में जो रैंकिंग होता है इंडिया का, उस पर इफेक्ट पड़ता है, खैर जो भी हो। तो वर्ल्ड वाइड ये चीज कॉमन है कि एवरी कंट्री, ठीक ना, हर कंट्री का कोशिश करता है कि अपने कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है उसको मिनिमम से मिनिमम रखा जाए, जिससे कि जो नंबर ऑफ पुअर है उसके कंट्री में कम से कम शो करे, क्लियर है। तो पॉवर्टी लाइन गेम ये होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि परसेंटेज पे नहीं जाना चाहिए हम लोग को, ठीक है, कि इतना परसेंटेज, क्योंकि देख यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या कि यहाँ 40% था वो पुअर, यहाँ पे 20% पुअर है, ठीक ना। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, क्लियर है। ये होता है डेटा का गेम, जो इकोनॉमी के अंदर कॉमन होता है। लोग क्या फोकस करेंगे, अरे 20% हो गया, अरे 40% था, 40% से गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 20% कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों को तो उतना पता चलता नहीं है, तो वो डेटा डेटा गेम में फंस जाते हैं और रियल में उतना ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। तो अभी दो कॉन्सेप्ट हमने समझा, क्या यहाँ पे, एक टाइप ऑफ पॉवर्टी का, क्या एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, और पॉवर्टी लाइन का। आगे देखते हैं चैप्टर में अब क्या है। तो स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के स्टार्टिंग से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाया था पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अंत्योदय स्कीम चलाया था। अभी के टाइम में भी क्या है कि दो स्कीम मेनली इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। मतलब मेनली जो पुअर का जो बेसिक नीड होता है ना, उसको पूरा करने के लिए बहुत सा चीज होता है। एग्जाम्पल, उसका बेसिक नीड क्या होता है, फूड का, शेल्टर का, दो मेन ये नीड होता है। तो उसका जो पुअर पीपल होता है उसका फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000, उसके पहले ही बहुत सारा स्कीम्स था, ठीक है। लेकिन मेनली जो 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। लॉकडाउन के टाइम में आपने सुना था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी लोगों को इतना इतना 5 केजी राशन दे रहा है, ठीक है, ये दे रहा है वो दे रहा है, क्यों दे रहा है, बिकॉज 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने एक्ट बना के कंपलसरी कर दिया था, गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले भी हमारा पीडीएस शॉप था, ठीक है। तो मेनली क्या होता है बताता हूँ, ये चीज पहले इस पर ध्यान दे रहे, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, इसमें क्या बोला गया था कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, लगभग 67% पॉपुलेशन को गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में, मतलब सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। मतलब 75% था गांव के एरिया में और 50% था सिटी के एरिया में, ठीक है। तो सब मिला के कंबाइंड 67%, ठीक। तो मतलब क्या, गांव में रहने वाले 75% लोगों को और शहर में रहने वाले 50% लोगों को गवर्नमेंट सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये था मेन इस एक्ट का प्रोविजन, क्लियर। तो ये कैसे, ये राशन कैसे प्रोवाइड होगा, हमारा राशन शॉप के थ्रू, ठीक है। तो राशन शॉप का जो पीडीएस सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो देख लेते हैं हम लोग। हालांकि क्लास 9-10 में करते टाइम भी हमने चीज समझा था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं।
नॉर्मली क्या होता है, एक होता है हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो मेनली क्या काम करेगा, फार्मर्स से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से अनाज खरीदेगा, फूड ग्रेन्स खरीदेगा, ठीक है, उसको गोडाउन में स्टोर करेगा, वेयर हाउस में स्टोर करेगा, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देगा, डिस्ट्रिक्ट वाला अपना जो राशन शॉप होता है उस दुकानदार को दे देगा, राशन वाले को, मतलब पीडीएस शॉप को दे देगा, फिर वहां से लोग नॉर्मली जाके लोग अपना राशन कार्ड शो करके वहां से अनाज ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेल्प से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है ये टोटल पीडीएस का सिस्टम चलाता है, जिसमें कि लोगों को सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है? फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, ये सब चीज स्टेट अपना मैनेज करता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ऐसा स्कीम चालू हो गया था इंडिया के अंदर। टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स आते रहता है। हाँ, शेल्टर का बात था, ठीक है, शेल्टर के लिए क्या था कि अब रहने के लिए घर भी चाहिए उन लोगों को, तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले स्टार्ट किया था क्या, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, जिसमें लोगों को कुछ पैसे दिया जाता था घर बनाने के लिए, ठीक है। बाद में इन सारी स्कीम्स को मर्ज करके अभी चल रहा है हमारा क्या, कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउस फॉर और ऑल करके एक स्कीम है, ठीक है, वो ठीक, मतलब जो भी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक। अब मैंने जो बताया ना पुअर कौन होता है, ठीक है, तो वही बात है, पॉवर्टी लाइन डिफाइन करेगा पुअर कौन होता है। पॉवर्टी लाइन का मैंने सारा गेम बता दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना फिक्स करता है पॉवर्टी लाइन। उस पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसमें कि गवर्नमेंट ये सोचता है या फिर ये मानते हैं हम लोग कि उसमें या उस अमाउंट से लोगों का नीड पूरा हो सकता है, बेसिक नीड। तो उसके नीचे जो होगा वो पुअर कहलाएगा, उसके ऊपर जो होगा पुअर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुआ पुअर। तो कुछ कुछ अब देखो, पॉवर्टी लाइन वाले में ये प्रॉब्लम था, इसलिए क्या होता है, अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो पॉवर्टी लाइन या फिर इसको नहीं मानते, क्योंकि उनको पता होता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाले को या वर्ल्ड बैंक, ठीक ना, उनको पता होता है कि जो जो नेशनल गवर्नमेंट होता है वो क्या गेम खेलता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो मतलब क्या कि भैया इसने ये बोला कि जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो इंसान के पास मान लो कि वो 30 रुपीज का आपने लाइन बना दिया पॉवर्टी लाइन, तो जरूरी नहीं कि 30 रुपीज से जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो या पुअर नहीं हो, ठीक ना। क्योंकि सिर्फ फूड और शेल्टर ही रिक्वायरमेंट नहीं होता है इंसानों को, मतलब अच्छा लाइफ जीने के लिए, उसको एडुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, फ्री स्पेस भी चाहिए, ओपन स्पेस भी चाहिए, सैनिटेशन भी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो इन सारे मतलब जो इंडेक्स होता है उसके ऊपर एक कंट्री कैसे कितना मतलब काम किया है, कितना अच्छा है कितना नहीं है, ठीक है, उसको सबको रैंकिंग मिलाकर ये हमारा पब्लिश होता है, मल्टी पॉवर्टी मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो पुअर लोग जनरली हम लोग पुअर किसको किसको बोल सकते हैं, जो कि रिक्शा चलाता है उसको बोल देते हैं, ठीक ना, जो बैगर है, ठीक है, वो जो रैग पिकर्स होता है उसको बोल देते हैं, जो कच्चा हो जिसके पास है उसको बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैंडलेस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जब बात आता है वो पॉलिसी बनाने के लिए, तो हम एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं और फिर उसके नीचे जो होता है उससे उसी को पुअर मानते हैं, उन्हीं पे फोकस करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब आज काम है कल काम होगा नहीं होगा, ठीक ना। तो जो लोग पुअर होते हैं उनका मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि आज एम्प्लॉयड है कल होगा नहीं होगा, ठीक है। आज उनके पास मतलब एक टाइप से फूड है टू ईट, कल होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा था, ठीक है, वो माल न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब क्या कि सफिशिएंटली उनका फूड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको मतलब इल हेल्थ का मतलब एक टाइप से हेल्थ के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, तो उनका हेल्थ इशू होता है। एडुकेशन उनका ठीक से नहीं हो पाता और सफिशिएंट अमाउंट है ही नहीं उनके पास, तो फिर एडुकेशन अफोर्ड कैसे करेंगे, ठीक है। फिजिकली वीक होते हैं, ये सब चीज। फिर ये देखो सिंपल सा बात है क्या, कि जो इंसान पुअर है मतलब क्या, कि यहाँ फाइनेंशियली पुअर है, मतलब उसका पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपना सफिशिएंट बेसिक नीड पूरा कर पाए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लिंक होता है हमारे सोसाइटी के साथ, क्या कि सोसाइटी में सिंपल सा बात है ना, कि जो फाइनेंशियली पुअर है वो पॉलिटिकली भी पुअर होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना बात या प्रॉब्लम्स को सुनाने के लिए उसके पास सफिशिएंट पॉलिटिकल पावर नहीं होगा या फिर पॉलिटिकल प्रिविलेज नहीं होगा, ठीक है।
सिंपल जाता है, हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसका सोसाइटी के अंदर मतलब उसको ठीक से सीरियसली लिया नहीं जाएगा, उस पर्सन को जो पुअर होगा उसको बातों को ठीक से लिया नहीं जाएगा, ठीक है। उसको ठीक से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसको पब्लिक स्पेस का ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। उसके साथ भेदभाव होगा हमारा, ठीक। तो और सभी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो पुअर वुमेन होती है उनको उनका हरासमेंट उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो पुअर बच्चे होते हैं उनको मेंटली हरासमेंट होता है, स्कूल में पार्सलिटी किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सारा चीज इशू है हमारा। तो ये यही सब है यहाँ पे, देख लेना इजी चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिलेटिव पॉवर्टी का, पॉवर्टी लाइन का, वो सब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये हाउ आर पुअर आइडेंटिफाइड, कैसे आइडेंटिफाइड होता है, जो मैंने क्या बताया, पॉवर्टी लाइन का इशू था वो। तो इंडिपेंडेंस के पहले में क्या था कि दादा भाई नौरोजी ने, ये सब ने, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया था ये डिफाइन करने का कि ब्रिटिश के आने के बाद पॉवर्टी का इंडिया में क्या कंडीशन है, नहीं है, ठीक है। वो सब चीज हमने क्लास चैप्टर 1 में देख लिया था, इसी बुक के क्लास 11 के चैप्टर 1 के अंदर। दादा भाई नौरोजी हो गए, RC देसाई हो गए, ठीक है। इन सब ने कोशिश किया था कि हम लोग डिफाइन करें कि ब्रिटिश रूल के अंदर कितने लोग पुअर है, कितने नहीं है। ये सब दिया गया यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया था, तो ये देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है, रेलिवेंट अब इतना नहीं है। ये होता है एब्सोल्यूट पुअर होता है, फिर वेरी पुअर, फिर पुअर, नॉट सो पुअर। तो मेनली क्या होता है, अब ऐसा नहीं कि जो लोग पुअर के मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो कभी पुअर नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन होता है कभी फिक्स नहीं होता है, जैसे हमने समझा ना कि अभी गवर्नमेंट ने 30 कर दिया तो कल उसको गवर्नमेंट 35 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरा बात, एक कंडीशन तो ये रहा, इसलिए नंबर ऑफ पुअर फिक्स नहीं होता है, ठीक। सेकंड चीज क्या, कि मान लो गवर्नमेंट ने 30 रखा है, ठीक है। अभी मान लो कि कोई इंसान इसका 32 इनकम है, ठीक ना, तो पुअर नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लो कि कुछ इमरजेंसी आता है या फिर कोरोना के कारण ये पर्सन बीमार पड़ गया, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो इसको इस कारण इसका जॉब चला गया, ठीक है, ये नहीं है, तो सिंपल सा बात है, इसका इनकम भी हो गया, घर रिड्यूस हो गया। तो अब सिंपल सा बात है, ये पोवर्टी के पहले ऊपर था, ठीक है, ये पहले नन पुअर था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये पुअर हो गया, ठीक। या फिर मान लो 40 था जिसके पास, ठीक है, कोविड के कारण बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इस कारण कि इसका सेविंग सब चला गया, देन उसके बाद इसको लोन लेना पड़ा, ठीक है, क्लियर। अब सिंपल सा बात है कि जिसके कारण कि इसका इफेक्ट पड़ेगा और ये भी फिर बाद में पुअर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या, इसलिए ये कहा गया ना, कोरोना के आने के बाद क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल है उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है, उनका नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा भी ऊपर थे ना, अब बिकॉज उनका मतलब अनस्टेबिलिटी जॉब मार्केट, ठीक है, सेविंग्स खत्म हो गया लॉकडाउन के कारण, ठीक है। तो इसी कारण कि वो लोग फिर पुअर कैटेगरी में आ जाएंगे। मैंने बताया, अब पॉवर्टी को मतलब पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि ऑलवेज पुअर होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये 30 का लाइन गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक ना, कोई इंसान मान लो 10 कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है, 12-15 रुपए कमा रहा है, ठीक है, सिंपल सा बात है कि ऑलवेज पुअर ही है ये, ऑलवेज पुअर रहेगा, ठीक। इसको हम लोग, जो हमेशा पुअर रहता है उसको हम लोग क्रॉनिक पुअर भी कहते हैं, जो अपना मतलब कुछ भी नीड पूरा नहीं कर पाता है, बेसिक नीड। एक होता है यूजुअली पुअर, यूजुअली पुअर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने ये लाइन बनाया 30 रुपीज का पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो कोई इंसान है जो मान लो अभी अभी मतलब कोई फार्मर है, ठीक है ना, तो मान लो वो अभी 35 अर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब फसल का सीजन आएगा, ठीक है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, तब तक तो उसका 35 रहेगा। लेकिन मान लो कि रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन में क्या होगा, तो कुछ फसल लगा नहीं पाएगा, कुछ फसल नहीं लगाएगा, तो क्या होगा कि उस टाइम में क्या होगा, उसका इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक ना, उसका इनकम कम हो गया। तब सिंपल जब आता है, अगर इनकम कम हो गया तो क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, यूजुअली पुअर, ठीक है, कभी कभी वो पुअर हो जाता है, ठीक। जैसे मान लो कोई कोई वर्कर है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है, ठीक है, मान लो मंथली आराम से डेली का मान लो 40 रुपीज अर्न कर रहा है, ठीक। तो अभी तो वो नन पुअर है, ठीक है। लेकिन मान लो कि रेनी सीजन आ गया या फिर कोविड के कारण क्या हुआ कि सब कुछ बंद हो गया, तो सिंपल सा बात है कि उसका जो डेली अर्निंग था वो तो कम हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया। तो सिंपल सा बात है क्या, वो पुअर कैटेगरी में आ गया, वो भी फिर लाइन क्लियर है, पुअर कैटेगरी में आ गया। आगे चल के जब काम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है फिर वो वापस नन पुअर कैटेगरी में चला जाए, क्लियर है। तो मतलब कुछ लोग क्या होता है, हमेशा उस लाइन के नीचे ही रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग हमेशा इस लाइन के नीचे ही रहते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि ऐसे कूदाफानी करते रहते हैं, ठीक है, कभी इनकम ज्यादा हो गया, कभी इनकम कम हो गया, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। तो लाइन के बॉर्डर लाइन पे वो लोग रहते हैं, रिफ्यूजी के जैसा, कभी इस पार तो कभी उस पार, क्लियर। तो इनको क्या कहते हैं, ओकेशनली पुअर, ठीक है, ट्रांजिट पुअर, जो कि ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक। कुछ लोग होते हैं क्या, नेवर पुअर, वो कभी नेवर नहीं पुअर नहीं होते। जैसे मान लो कि कोई इनका 30 रुपीज का है, ठीक है,
मान लो कि 60 किसी का इनकम है तो वो कभी पुअर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, कोविड का प्रॉब्लम हुआ, लॉकडाउन हुआ, लेकिन उनका तो इनकम रिड्यूस नहीं हुआ ना। पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना जो मैंने बताया, पहले के टाइम में क्या होता था, गवर्नमेंट ने कैलोरीज का बनाया था कि इतना कैलोरी से अगर कम होगा तो फिर वो पुअर कहलाएगा। लेकिन जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक ना, तो सिटी से गांव के एरिया में अगर मान लो 2400 कैलोरी से कम ले रहा है तो पुअर कहलाएगा, ठीक, मतलब उसका नीड पूरा नहीं हो पा रहा है कैलोरी का। लेकिन इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये था कि भैया आपको सब चीज का क्या क्या फूड खा रहा है, वो खा रहा है, तो कैलोरी काउंट करने में इश्यू हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने बाद में इस कैलोरी वाले फॉर्मूला को हटा के मनी वाला फॉर्मूला लाया। मतलब क्या, कि अगर सिटी के एरिया में, ठीक है, अगर सिटी के एरिया में कोई इंसान अगर 1000 रुपीज या उससे कम अर्न कर रहा है तो वो पुअर कहलाएगा, और गांव के एरिया में 816 रुपए, ठीक है। मतलब क्या, कोई इंसान अगर सिटी में रह रहा है और वो 1000 रुपए से ज्यादा अर्न कर रहा है तो पुअर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और गांव के एरिया में कोई 816 से ज्यादा अर्न कर रहा है मंथली तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। तो देखा, ये मतलब क्या, 1000 रुपीज, ठीक है। एक मतलब एक पर्सन एक सिटी के अंदर, ठीक है, चाहे वो सिटी कोलकाता हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, ठीक ना, 1000 रुपए अगर मंथली कमा रहा है वो, तो पुअर नहीं कहलाएगा। तो मतलब क्या है कि लिमिट इतना कम रखा गया कि गवर्नमेंट के ऊपर कम प्रेशराइज पड़े और नंबर अच्छा है मेरा, ठीक। तो यही फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो 1000 रुपए सिटी के लिए। पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, 1000 रुपए का सिटी के अंदर, ठीक है। तो वही पॉवर्टी का क्या होता है, लोग अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, हेल्थ का इशू होता है उनको, ड्रिंकिंग वाटर का इशू होता है, सैनिटेशन का इशू होता है, ठीक है, ये सब चीजें। डेवलपमेंट, अब देखो इन लोगों का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ, जैसे इलिटरेसी को रिमूव करना, ठीक है। तो पॉवर्टी का मतलब, अगर पॉवर्टी को आपको रिड्यूस करना है तो सिर्फ आपको फूड और शेल्टर से काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने फूड देके उनका पेट भर दिया, शेल्टर देके रहने का जगह दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली दे नीड एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। और एम्प्लॉयमेंट बिना एजुकेशन, बिना स्किल और बिना अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इफ यू वांट टू रिमूव द पॉवर्टी देन वी हैव टू फोकस ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, बिकॉज हेल्थ केयर जितना अच्छा रहेगा उससे कम लोग हेल्दी रहेंगे तो उनका खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसके ऊपर। और लिटरेट जितना रहेंगे, स्किल उतना मिलेगा उन लोग को, तो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये चीज। हाँ, नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि ऑल डिपेंड करता है हमारे पॉवर्टी लाइन के ऊपर, गवर्नमेंट कितना पॉवर्टी लाइन है। तो इंडिया में पब्लिश कौन करता है पॉवर्टी का डेटा, ये एनएसएसओ, पहले ये था, अभी एनएसओ हो गया है, ठीक है। तो यह देखना एनएसओ हो गया अब। इसलिए होता है ना, इकोनॉमिक्स का क्या होता है ना, कि जो भी बुक आप पढ़ोगे ना, वो चाहे वो लेटेस्ट एडिशन ही क्यों ना हो, ठीक है, इसी साल क्यों ना पब्लिश होकर आया हो, लेकिन फिर भी डेटा आउटडेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा अपडेट होता है क्या, रिसेंटली, हमेशा, मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हर टाइम, ठीक ना, तो डेटा हमेशा चेंज होते रहता है। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो ना, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक ना, वहां से डेटा का नोट्स मत बनाओ, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाओ। और जब इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है ना, और जिस ईयर एग्जाम देना होता है आपको, उस ईयर आप खाली मतलब उसके 3-4 महीना पहले से डेटा को राइट डाउन करना स्टार्ट करो, बिकॉज क्योंकि उतना, ठीक है, वहां से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बेसिक बुक जो होता है वहां से आप डेटा को नोट्स मत बनाओ, बिकॉज वो बहुत आउटडेटेड डेटा होता है। ये दिया कि इंडिया में पॉवर्टी कैसे कम हुआ इतना सालों में, ठीक है, वही है कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी ज्यादा स्टेट कौन सा है, बिहार है, ठीक है, उड़ीसा है, यही सब है। फिर यहाँ दिया गया है सब कुछ। ये भी डेटा बहुत आउटडेटेड, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज ये सब डेटा बहुत आउटडेटेड है, इतना हम लोग को काम भी नहीं पड़ेगा। मतलब पॉवर्टी क्यों होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक ना, तो पॉवर्टी क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशन और सोशल फैक्टर्स के कारण भी होता है। एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हम लोग ये जानते हैं क्या, कि सोसाइटी जो है, हिस्ट्री हमारा, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो मतलब क्या, कि शूद्र कैटेगरी में मोर देन 70% लोग आते थे, लेकिन इनके पास लैंड खरीदने का राइट्स नहीं होता था। क्लियर है, लैंड खरीदने का राइट नहीं होता था, ये बिजनेस में हमेशा रहते थे। तो मेनली लैंड का ओनरशिप क्या होता था, इनके हाथ में होता है, ठीक है। और ये सोसाइटी का हार्डली 5 to 6% थे सोसाइटी के, ठीक। तो मतलब क्या देख रहे हैं क्या, कि मोर देन 90% जो लैंड है वो कौन ओन कर रहे हैं, 5 to 6% ऑफ लोग, ठीक है, हिस्टोरिकल ये चीज है। और मोर देन 70% जो लोग हैं वो लैंडलेस लेबर टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, कि हिस्टोरिकली जो हमारा सोशल
इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, उसी ने कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक इनइक्वालिटी क्रिएट किया। अब लैंड क्योंकि एक इनकम का सोर्स है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है क्या कि सोसाइटी के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन है, डिवाइडेड है, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक फील्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो पॉवर्टी किस किस कारण से आया सोसाइटी के अंदर, हमारा कास्ट सिस्टम के कारण, रिलीजियस के कारण, ठीक है। कास्ट सिस्टम के कारण कैसे, अगर मान लिया जाए कि अगर मान लो कि कोई इंसान छोटा मोटा काम कर रहा है, ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो कल को अगर मान लो कुछ और भी करना चाहे, जैसे एग्जांपल कि बोलते हैं ना, एग्जांपल जो लोग मैनुअल स्क्रैपिंग करता है, ठीक ना, मतलब हाथ से नाला वाला साफ करते हैं, ठीक है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको 1991 के अंदर इसको बैंड कर दिया था, लेकिन फिर भी वो चलते हैं, आज भी हो ही रहा है। तो खैर कल को अगर मान लो पर्सन अगर मतलब वो जॉब छोड़ के कुछ अच्छा काम करना चाहे, नाला वाला साफ करने के मतलब कुछ अच्छा काम करना चाहे, मान लो कि उसने दुकान खोल लिया मिठाई का, ठीक है, एक रेस्टोरेंट खोल दिया, तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, हमारी सोसाइटी के लोग क्या जाएंगे उसके रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने, या फिर रेस्टोरेंट से उसके रेस्टोरेंट से सामान खरीदने के लिए, खाने पीने का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, कास्ट। क्योंकि वो जो एक टैग उसके ऊपर लग गया कि अरे ये तो पहले नाला साफ करता था, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी भी क्या होता है, वो इंसान मजबूरी में कोई और जॉब कर नहीं पाता, बिकॉज अगर वो करना चाहेगा भी तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करने वाला। इसलिए क्या होता है कि वो इंसान क्या होता है, गांव के एरिया में ना कुछ करके सिटी के में आके वो छोटा मोटा काम करता है, बिकॉज सिटी के अंदर कहीं ना कहीं जो कास्ट रिलेटेड बैरियर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू विलेज के। ये चीज हम लोग क्लास 11 का जब सोशियोलॉजी करेंगे तो वहां पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक। तो जो भी हो, तो हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो सिस्टम होता है वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करके। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर हमारा, ठीक। सोशल इंक्लूजन है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इनडेफनेस का इशू है, लोन का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो ये सारा चीज क्या होता है कि पॉवर्टी का रीजन है। उतना कैपिटल नहीं है हमारे कंट्री के अंदर कि इन्वेस्टमेंट हो सके, जॉब्स क्रिएट हो, ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं कंट्री के अंदर हमारा, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर, मतलब पॉपुलेशन बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। फिर लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट नहीं है, जितना अदर कंट्रीज के अंदर होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है वेलफेयर मेजर्स के, होता है इंडिया में नहीं कर पा रहा है, बिकॉज प्रॉब्लम ये भी कि हमारा बजट भी उतना ज्यादा नहीं है कि हम लोग अफोर्ड कर पाए। और ऐसा नहीं कि ऐसा सिचुएशन सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, हर कंट्री क्या होता है, कोई भी कंट्री क्या होता है, हम ये सब मैंने पहले क्लास में बताया था, क्लास 9 का जो हमने किया था, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, कोई भी कंट्री क्या होता है जब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, क्या होता है, कोई भी कंट्री स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, ठीक है। मतलब क्या कि वहाँ पे ज्यादा लोग क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में रहते हैं, ठीक है। फिर वो डेवलप धीरे से डेवलपिंग बनता है, ठीक है, फिर वो डेवलप बनता है, ठीक, ठीक है। तो कोई भी कंट्री अगर क्या होता है, जब तक वो डेवलप नहीं बन पाता है ना, तो क्या होता है कि उसके कंट्री के अंदर जब भी थोड़ा बड़ा वो करता है, विकास करता है, तो वहां पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, पॉवर्टी का प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था किसको, ब्रिटेन को भी फेस करना पड़ा था। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, तो कंट्री अंडर डेवलप्ड, ठीक, तो मतलब क्या, इस कंट्री के पास, लोगों के पास क्या होगा काम के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर होगा, थोड़ा मोड़ा हाथ से बनाने वाला कुछ सामान वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ये सब चीज होगा, ठीक। अब लेकिन वो कंट्री अगर मान लो कल को थोड़ा सा डेवलपिंग हो जाता तो क्या होगा कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री वगैरह है वो ज्यादा हो जाएगा, और एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स होगा कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज हमारा ब्रिटेन में भी हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा, बट शॉर्ट में बता देता हूँ उसमें सिचुएशन क्या हुआ था, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ा था। तो होता ये था कि मान लो कि ये ब्रिटेन का क्या है, गांव है, रूरल एरिया, ठीक है, ये सिटी था, ठीक। तो होता क्या था, पहले क्या होता था, व्यापारी लोग या फिर बिजनेसमैन या ट्रेडर्स लोग क्या करते थे, गांव के एरिया में आते थे, और गांव के एरिया में जो लोग सब छोटा सामान बना रहे हैं हाथ से, वाथ से, ठीक है, हाथ से सामान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता था कि वहां पर जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे साल भर नहीं होता है, ठीक है, कुछ 4-5 महीने में समर सीजन होता है, वहीं पे बस एग्रीकल्चर होता है। बाकी 8-9 महीना जो होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, बिकॉज बहुत ही कोल्ड एरिया हुआ है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, बाकी के 7-8 8-9 महीने में क्या करते थे, वो घर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ठीक है। सिटी से लोग आते थे, शहर से, वो मैन्युफैक्चरिंग खरीदते थे, फिर उसको सिटी में जाके बेच देते थे, ठीक है। तो मतलब क्या, कहीं ना कहीं लोग डिपेंडेंट हो गए थे क्या, कि सिटी से लोग आएगा, सामान खरीद के ले जाएगा, तो हमारा भी थोड़ा इनकम होगा, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से उनका काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब थोड़ा मोड़ा इंडस्ट्री बनना स्टार्ट हो गया सिटी के अंदर, तो क्या हुआ, जो लोग गांव के एरिया में जाके सामान खरीद रहे थे, ठीक है,
इस कारण कि गांव के लोगों को थोड़ा मोड़ा इनकम सपोर्ट मिल रहा था। अब वो क्या कर रहे हैं कि सिटी के अंदर इंडस्ट्री आ गया तो सिटी में ही सामान बन रहा है, तो उन्होंने गांव पे जाना बंद कर दिया। ठीक है, क्लियर। इसके कारण क्या हुआ, गांव के अंदर लोगों का इनकम इफेक्ट हुआ। ठीक है, इनकम कम हो गया, पॉवर्टी आया, ये सब आया। ठीक, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर से तो काम चल नहीं रहा था उनका। तो अब उनका जो इनकम कम हो गया तो लोगों ने क्या किया, सिटी में जाना स्टार्ट किया, माइग्रेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन सिटी के अंदर क्या था, ऑलरेडी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे थे, तो सिटी में ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा वो था, तो लोगों ने वहां पे जाना स्टार्ट किया, तो वहां पे झुग्गी झोपड़ी बना के रहना स्टार्ट किया। जैसे आज के टाइम में लोग मुंबई में देखते हैं ना, या सिटी के अंदर, तो सेम सिचुएशन वहां पर भी था। बहुत ही पुअर कंडीशन था। ठीक है, बहुत प्लेग फैल जाता इसके कारण। ठीक है, तो वो सब था हमारा सिचुएशन, बहुत ज्यादा पॉवर्टी था वहां पे। तो सेम यहाँ पे बताया गया कि तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी कंट्री अगर डेवलपिंग स्टेज में होता है ना तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ब्रिटेन ने भी फेस किया था, यूएसए ने भी फेस किया था। ठीक है, अब बाद में फिर विद द टाइम उन्होंने इम्प्रूव किया, तो इंडिया भी इन फ्यूचर इम्प्रूव करेगा। तो वही बताया गया यहाँ पे। और डिटेल हम लोग देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जब करेंगे तो वहाँ देख लेंगे हम लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अभी इंडिया में बहुत बड़ा बड़ा फैमाइन आया था। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक होता है ग्रेट फैमाइन, जो कि 1870s के टाइम में आया था। ठीक है, बंगाल के अंदर, जिसमें अप्रोक्स मोर देन 1 करोड़ पीपल का डेथ हुआ था। मोर देन 1 करोड़ पीपल का डेथ हुआ था। इसे वैसे बताया गया, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, इजी टू अंडरस्टैंड है यहाँ पे। पट्टी का एक और रीजन ये रहा ना, हमारा लैंड पहले क्या था कि कोई मान लो कि ये हमारा एक फैमिली हेड है। ठीक है, इसके पास मान लो कि 10 एकड़ जमीन है। ठीक है, इसका मान लो कि 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सॉरी 5 बच्चे हैं इसका मान लो। ठीक, तो अब क्या होगा कि सबको 2-2 एकड़ जमीन मिलेगा। अब क्या है कि ये जब 2-2 एकड़ इनके पास है तो इनका काम चल रहा है। ठीक है, इनका घर चल रहा है, इनका इनकम सही है। लेकिन कल को इनके अगर मान लो 2 बच्चे भी हो रहे हैं, अब क्या होगा कि सबके पास 1-1 एकड़ जाएगा, तो वो 1-1 एकड़ से जो इनकम हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं होगा इनके लिए। तो सिंपल सा बात है, क्या इनका इनकम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो पर कैपिटा या फिर जो पर कैपिटल लैंड है ना, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर लैंड रिड्यूस हो रहा है तो उनका इनकम भी रिड्यूस होगा, तो ये भी एक रीजन है हमारा रूरल एरिया के अंदर। उसके बाद टाइम टाइम नेचुरल डिजास्टर आते रहता है, तो पुअर पीपल जो थोड़ा मोड़ा अपना बनाते हैं, ठीक है, घर हुआ ये हुआ, ठीक है, तो वो सब नेचुरल डिजास्टर के कारण खराब खत्म हो जाता है, तो वो और पुअर हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान ना तो मिडिल क्लास का होगा ना तो अपर क्लास का होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होगा पुअर पीपल को होगा। बिकॉज अगर मिडिल क्लास का कुछ मतलब मान लो कि कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, तो अपर क्लास और मिडिल क्लास तो तुरंत ही उभर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इनकम अपना जो सेविंग होगा उससे काम चला लेगा। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास तो सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं होता है, तो उनका जो अगर घर टूटा या फिर जो हुआ तो फिर मतलब वो उभर ही नहीं पाएगा उस चीज से। तो बस ये चीज दिया गया, कुछ कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट किया, वही पॉलिसी दिया गया, बहुत पुराना पुराना स्कीम्स है। ठीक है, तो उतना इफेक्टिव नहीं है जानना, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ऑलरेडी, हमने चैप्टर 3 में से बहुत अच्छे अच्छे डिटेल से देख लिया हमने। फिर क्या, हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, क्या फिफ्थ पॉलिसी के अंदर, ठीक है, 5 ईयर प्लान के अंदर ये अडॉप्ट किया गया था हमारा। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हमने गरीबी रिमूव मतलब गरीबी हटाओ का स्टार्ट किया था, अडॉप्ट किया स्लोगन। ठीक है, तो याद रखना क्या फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं पे फिफ्थ होता है कहीं पे सिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ दिया गया है। ठीक है, तो फिफ्थ ही मैं बोला ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत किसी बुक में फिफ्थ 5 ईयर प्लान दिया है, किसी में सिक्स दिया है, लेकिन ज्यादातर में क्या हुआ है कि हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग दिया गया। ठीक है, तो मतलब क्या, पोवर्टी एलिवेशन या गरीबी हटाओ का जो गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया था या नारा दिया था वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम स्टार्ट किया हमारा, किया था स्वर्ण जयंती, शहरी रोजगार योजना, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में क्या होता है, देखो मिली लोगों को सफर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, लोगों के पास काम नहीं होता, इसलिए वो सिटी में माइग्रेट करते हैं। रूरल एरिया के अंदर क्या होता है, वहाँ पे वर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्क नहीं है लोगों के पास ज्यादा। ठीक, सीजनल वर्क होता है, कुछ दिनों तक काम होता है, फिर बाद में कुछ सीजन में फिर उनको माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इनकम पोवर्टी है वहां पे। ठीक है, पोवर्टी है, लो इनकम है। ठीक, तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 के अंदर एक स्कीम लाया था, क्या, मनरेगा का। ठीक है, मनरेगा का,
उस स्कीम में क्या था कि हम लोग गारंटी देते हैं कि जो भी इंसान गांव के अंदर, ठीक है, ये हमारे यहाँ रजिस्टर करेगा, उसको हम 100 डेज का मिनिमम, मतलब उसको उसको हम लोग 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। अगर इन केस हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर एक उसको लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का एक लीगल राइट बना दिया गया मनरेगा के अंदर। क्या कि अगर आपने रजिस्ट्री किया तो आपको 100 दिन का गवर्नमेंट काम देगा ही देगा, ठीक। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो इंसान माइग्रेट कर रहा था वो माइग्रेट नहीं करेगा। मान लो कि पूरे साल उसने खेती किया, ठीक, लेकिन मान लो कि बरसात के टाइम में क्या हो, खेती कर नहीं पाएगा वो, ठीक है, या फिर कोई और सीजन के कारण खेती नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिर्फ बरसात के टाइम में खेती होता है, बाकी मौसम में खेती नहीं हो पाता है क्योंकि पानी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इनकम उसको एग्रीकल्चर से मिलेगा, ठीक है, उससे उसका काम चलेगा, बाद में बाकी 100 दिन तक वो मनरेगा में अपना काम करके गुजारा कर सकता है, ठीक। इससे क्या होगा कि हमारा माइग्रेशन नहीं होगा। तो माइग्रेशन को रोकने के लिए ये चीज इफेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड, मनरेगा से क्या होगा, माइग्रेशन कम होगा मेरा, ठीक है। और क्या इससे फायदा होगा, जो पॉवर्टी है पॉवर्टी कम होगा। क्यों? क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है ना, ठीक है, इनकम बढ़ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है, उनका हेल्थ अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, और सारी सही बातें। इन सबको सोच से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 के अंदर मनरेगा लाया था। अभी सिचुएशन में क्या हुआ कि जब हमारा कोविड वायरस आया था, ठीक है, उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो लोग गाँव में माइग्रेट होकर चले गए, रिवर्स माइग्रेट होकर गाँव में वापस चले गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गाँव, अब गांव में गए वो लोग, तो ऐसा तो नहीं गांव में जाके उनका मतलब कुछ इंप्लॉयमेंट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे तो है नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मनरेगा के ऊपर जो उनका बजट था ना, उनको इंक्रीज कर दिया, जिससे कि गांव के एरिया में जो लोग जा रहे हैं सिटी से, अगर वो काम मांगे तो उनको गांव के एरिया में काम मिल सके और जिससे उनका इनकम या गुजारा हो सके, ठीक है। मतलब क्या कोविड के टाइम में जो लोगों का जॉब गया या फिर जो लोगों का मतलब एक टाइप से इफेक्ट, जो लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए ना, जो जिन लोगों ने कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा सफर किया ना, उन लोगों का वेलफेयर के लिए दो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक टाइप से उनका लाइफ को उन्होंने बचाया, ठीक है। एक था मेरा क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके कारण क्या था, पांच मतलब हर फैमिली के हर मेंबर के हिसाब से 5-5 किलो उसको मिलेगा। अगर मान लो कि पांच मतलब मेंबर है, ठीक ना, तो 25 kg उसको राशन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। जो 2013 में गवर्नमेंट ने बनाया था, 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने पास किया था, ठीक। इससे क्या हुआ कि कंट्री के अंदर 67 मतलब 2/3, 2/3 लोग, कंट्री के 2/3 लोगों के पास क्या है कि सस्ते रेट पे गवर्नमेंट ने उन लोगों को अनाज मिला, क्योंकि ये एक्ट था, क्लियर है। ये एक सपोर्ट हुआ क्योंकि लोगों का जॉब चला गया तो उनके पास इनके पैसे की कमी हो गया, ठीक है। तो फिर फूड ग्रेन्स का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था, क्या खाए क्या नहीं खाए। ऐसे में ये इन एक्ट ने उनका कहीं ना कहीं लाइफ को सेव किया। सेकंड, मनरेगा, क्योंकि गांव के एरिया में क्या था, इंप्लॉयमेंट चला गया, कुछ नहीं है तो क्या किया जाए, तो कम से कम 100 दिन का तो उनको इंप्लॉयमेंट मिल रहा है ना वहाँ पे, तो इनकम से वो लोग कर रहे हैं, तो ये कुछ जॉब्स उनको मिला। ये दोनों स्कीम ने कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ सकता था हमारे कंट्री में, ठीक है, उसको बढ़ने से रोका, और लोगों का जो सफर किया था लोगों ने, उसको कहीं ना कहीं एक कशन का काम किया, मतलब एक तकिया होता है, पिलो का काम किया, कि ज्यादा पॉवर्टी इंप्रूव इंक्रीज नहीं होने दिया हमारे कंट्री में, लोगों को सेव किया कहीं ना कहीं। अगर ये नहीं होता तो फिर तो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्कीम्स थे, ये बहुत सारे पुराने पुराने स्कीम है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन सबको याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इन सारी स्कीम को खत्म करके मर्ज कर दिया गया है। जो मैं बताया मनरेगा, ये देखो आ ही गया, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा मनरेगा के अंदर, ठीक है। तो मैं बता पहले देता हूँ, किताब में आता बाद में, अच्छी बात है, बिकॉज क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा फिर। तो ये सब स्कीम्स के बारे में दिया है, जो मैं बताया ना, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एट, फिर जनधन योजना, सबका अकाउंट होगा, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, सब चीजें, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज लिया है। एट लास्ट वही सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकता, सोसाइटी को भी करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता है, तो सोसाइटी के लोगों को भी अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो, कम से कम। गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उनका स्कीम्स देके थोड़ा मोड़ा उनका इकोनॉमिक बेनिफिट कर सकता है, लेकिन जब तक सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस रहेगा, ठीक है, सोसाइटी के अंदर सोशल इनिक्वलिटी रहेगा, जब तक फाइनेंशियल इनिक्वलिटी रहेगा, ठीक, जब तक सोशल इनिक्वलिटी रहेगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, तब तक फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन रहेगा ही रहेगा, फाइनेंशियल इनिक्वलिटी रहेगा ही रहेगा, ठीक है।
और सब पे प्रॉब्लम है, लाइक एग्जांपल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस होता है, वनरेबल होते हैं, लोकल इलिट होते हैं, लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, लोकल पावरफुल ग्रुप्स होते हैं जो कि नहीं चाहते कि जो ऑलरेडी मतलब जो पुअर पीपल है उनका वेलफेयर हो, क्योंकि अगर पुअर पीपल का वेलफेयर हो जाएगा तो फिर उनके कंट्रोल के अंदर कौन रहेगा। तो ये सब भी कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल चलते रहता है, जिसके कारण की सोसाइटी के बहुत सारे लोग या फिर जो पावरफुल पीपल है वो भी नहीं चाहते कि मतलब जो पुअर पीपल है उनका बेनिफिट हो पाए, वरना रूल किस पे करेंगे। अगर सिंपल सा बात है ना, अगर अगर लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो फिर मतलब ये सब जो मतलब फिर जो करप्ट या फिर इलिटरेट पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बात में कैसे आएंगे। तो सिंपल सा बात है, वो पॉलिटिशियन कभी चाहेंगे कि सोसाइटी के सभी लोग क्वालिटी एजुकेशन पाए, बिकॉज जिस दिन वो क्वालिटी एजुकेशन पा लेंगे जिस दिन उनको मतलब उन इलिटरेट पॉलिटिशियंस का तो करियर ही खत्म हो जाएगा। तो उनको ये बात पता है, इसलिए वो कभी भी सीरियसली एजुकेशन हुआ इन सब चीजें फोकस नहीं करते हैं। तो कंक्लूजन वही दिया गया कि हमने बहुत सारा चीज इंप्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाया है, बहुत सारे स्टेप्स लिया है, जिसके कारण कि पॉवर्टी का हमारा रिड्यूस हुआ है हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट येट, वी हैव टू डू मोर थिंग्स। और सब चैलेंजेस हम लोग को फेस करना है, ठीक करना है, ठीक है, तो ये सब है। तो बहुत इजी चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने समझा दिया, ठीक है, तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, वरना फिर टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।